बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपके साथ माया खान। एक हमारा जबरदस्त एक और एपिसोड, इसका शो का नाम है सबसे पहले पाकिस्तान। मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ शाहज़ेब भाई, नाम पूछी जा रही है। मैं एक्साइटेड हो रही हूँ कि एकदम पाकिस्तान का जो सर फख्र से बुलंद हुआ चला जा रहा है और पाकिस्तान के जो शाहीन है वो पूरी दुनिया में इस वक्त जो टाइटल्स हासिल कर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वाकई ये टाइटल्स हमारे नाम हो चुके हैं। शाहीनों की ऊंची उड़ान है और हम देख रहे हैं एक के बाद एक टाइटल जो अपने नाम कर रहे हैं, एक के बाद एक एजाज अपने नाम कर रहे हैं। हम जिक्र कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी का। सबसे पहले हम क्रिकेट के मैदान में घूम रहे हैं, इसलिए शाहीन शाह अफरीदी का जिक्र करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी बेहतरीन कारकर्दगी उन्होंने दिखाई और बेहतरीन फास्ट बॉलर जो हैं शाहीन शाह अफरीदी, उनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने वाले वो पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन चुके हैं। साथ में आपको बताएं कि उनको सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड अपने नाम उन्होंने कर लिया है। शाहीन शाह अफरीदी को यह अवार्ड उनकी शानदार कारकर्दगी की वजह से मिला है। और शाहज़ेब, मैंने ये भी सुना है कि बेसिकली जो उनके फैंस हैं शाहीन शाह अफरीदी के, कि वो जहां जाते हैं वो अपने हम्बल नेचर, अपना डाउन टू अर्थ रवैये की वजह से इतनी वो सबसे मोहब्बत से मिलते हैं। जो भी उनसे मिलने जाता है वो अपनी स्माइल और अपने नेचर की वजह से बहुत मशहूर है। उन्होंने लोगों के दिल भी जीत लिया, इस तरह उन्होंने आईसीसी का भी दिल जीत लिया। बिल्कुल, सबके दिल जीते हैं। शायकीन क्रिकेट के भी दिल बहुत जीतते रहते हैं वो, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है। आपको बता दें कि 2021 के दौरान 36 मैचेस में 22.20 की औसत से 78 विकेटें हासिल की उन्होंने। और ये शाहीन शाह अफरीदी ही नहीं, अगर हम बाबर आजम का जिक्र करें, हमारे कप्तान, तो वो भी सबसे आगे हैं। जैसे कि बाबर आजम के बारे में हमने आपको बताया भी था कि वो भी पीछे नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बाबर आजम को वनडे का क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दिया है। साथ में अगर विकेट कीपर और बल्लेबाज रिजवान की बात करें, मोहम्मद रिजवान की बात करें, तो वो भी सबसे आगे हैं। वो T20 मैचेस में आप जो है वो क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार पाए हैं। और साथ में आपको ये बता दें कि 2007 में मोहम्मद यूसुफ, 2013 में उमर गुल, 2016 में मिसबाह उल हक और 2017 में हसन अली आईसीसी अवार्ड्स जीत चुके हैं। मतलब अब तकरीबन सभी जीत चुके हैं हमारे प्लेयर्स। मैं सिर्फ ये सोच रही थी, पता है आप मुझे माशाल्लाह सारी बता रहे थे ना कि भाई ये अचीवमेंट्स हैं, कही थी यार जो कंपेटिटर्स होंगे उनके तो बड़े खट्टे हो रहे होंगे वैसे अंगूर बड़े खट्टे होते हैं। लेकिन देन अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल आवर प्लेयर्स एंड बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई, जबरदस्त। अल्लाह आपको नजरबद से बचाए। लेकिन कल हमने ट्विटर पर एक रेजिग्नेशन देखा शाहज़ेब। बिल्कुल बड़ी आम खबर सामने आई। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने इस्तीफा दे दिया है और साथ उन्होंने ट्विटर पर अपना पैगाम जारी भी किया, जिसमें उन्होंने बताया, इसकी तस्दीक भी की है कि उन्होंने अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को भिजवा दिया है। साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि मैं उम्मीद करता हूं इमरान खान की ज़ेर क़यादत एहतसाब का अमल जारी रहेगा। तो ये खबर हमने गुज़िश्ता रोज देखी। आगे बढ़कर आपको ये बताएं कि एक और खत जो कि लिख दिया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से नवाज शरीफ की वापसी के लिए शहबाज शरीफ को एक खत लिखा गया है और साथ में गारंटी का हवाला दिया गया है, जो कि बताया जा रहा है कि अंडरटेकिंग पर अमल दरामद कराया जाए। खत में ये मेंशन किया गया है कि जैसे कि वो गारंटी दी गई थी उस पर अमल दरामद कराया जाए। कहा गया था कि जब वो सेहतमंद हो जाएंगे, सेहतयाब हो जाएंगे, तो उनको वतन वापस लाया जाएगा। और ये गारंटी जो है अब नहीं हुई, तो अब उनको 10 दिन का जो है वो गालिबन नोटिस भी दिया गया है कि 10 दिन के अंदर उनकी एक्चुअल रिपोर्ट्स या कोई और मेडिकल बोर्ड, स्पेशल मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी गई तो फिर कोई सीरियस एक्शन लिया जाएगा। तो ये वाली बात है कि जब गारंटी दे रहे थे उस वक्त क्या सिचुएशन थी, और अब ऑब्वियसली वो समझते शायद वो इग्नोर हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एजी की तरफ से ये खत लिख दिया गया है। साथ में आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जबकि शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया गया है। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 9.75 की सतह पर बरकरार रहेगी। और गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुआशी तरक्की मुस्तहकम और महंगाई में कमी आ रही है। कैसे महंगाई में कमी आ रही है शाहज़ेब? क्योंकि ऑब्वियसली अब हम पर पेट्रोल का बम के जो प्राइसेस हैं उसकी फिर एक दफा गिर गया, तो एक तरफ कह रहे हैं हम महंगाई कम हो रही है, एक तरफ हमें नजर आ रहा है कभी पेट्रोल का बम गिरता है, कभी बिजली का बम गिरता है। तो हम बिजली के बम की आज बात कर लेते हैं। रोज हम एक बम की बात करते हैं। बिजली का बम ऐसे गिरा है कि 95 पैसे महंगी करने की तैयारियां की जा रही हैं, जबकि दरखास्त पर नेपरा में समाअत भी मुकम्मल हो गई है। तो आप लोग उम्मीद रखें कि बल्कि खौफ रखें कि आगे चलकर आप लोगों की जो बिजली है उसमें भी फी यूनिट इजाफा होने वाला है। ओह गॉड। लेकिन अब शाहज़ेब, मुल्क की हिस्ट्री का द बिगेस्ट फ्रॉड्स दैट वी सॉ yesterday on the news। बिल्कुल, बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आया है। एस्कॉल पेट्रोलियम और नेशनल बैंक के दरमियान मुल्क की तारीख का इसको बड़ा फ्रॉड करार दिया जा रहा है। आपको बताएं कि FIA ने फ्रॉड का पर्दाफाश किया, जबकि 30 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जिसमें बहुत सारे अफसरान नामजद किए गए हैं, जिसमें हेस्कोल के साबिक अफसरान भी शामिल हैं और साथ में नेशनल बैंक के अफसरान भी शामिल हैं। और हेस्कोल पेट्रोलियम के बानी मुमताज हसन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि जो दीगर अफसरान है माया, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो भी बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। तो
इन्होंने बेसिकली कर्जा लिया और कर्जों को लेकर फिर उस पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल। बिल्कुल, मुलजमान ने मिली भगत से कौमी मालियाती इदारे से अरबों रुपए का कर्जा लिया और वो कर्जा लेने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इस तरीके से अब जो ये भी कहा जा रहा है कि मुलजमान में नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर भी शामिल हैं, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर ये बाकायदा मनी लॉन्ड्रिंग की वाली बात है ना, कहीं ना कहीं तो पकड़ हो ही जाती है, वक्त के साथ हो ही जाती है, और जो चीज पकड़ में नहीं आ रही है वो कोरोना की सिचुएशन है। शाहज़ेब बिल्कुल ऐसा ही है, और तशवीशनाक लहर जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। कोरोना की लहर हम देख रहे हैं, 5वीं लहर जो काफी इस वक्त हम फैलती हुई देख रहे हैं मुल्क भर में, और एनसीओसी की जानिब से नई हिदायत जारी की जा रही हैं। खासतौर पर अब ये कहा गया है कि जो मसाजिद हैं, जो इबादत गाह हैं, वहां पर कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। साथ ही वजारत मजहबी उमूर मसाजिद में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए, और जिस तरीके से वहाँ कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, बहुत जरूरी है। बट मैं ये जरूर तारीफ करना चाहूंगी कि मसाजिद में और इस तरह की इबादत गाहों में देखा गया था कि जब सीरियसली लिया गया था और SOPs के बारे में स्ट्रिक्टनेस आई थी तो वाकई में नजर आ रहा था कि उनको फॉलो किया जा रहा है। बिल्कुल, मैंने खुद देखा कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंस बाकायदा मेंटेन किया जा रहा था, मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा था, और एक शख्स की जगह छोड़कर अगला शख्स जो है वो खड़ा था। इस तरीके से नमाज अदा की जा रही थी, तो ये हमें दोबारा से फॉलो करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, एब्सोल्युटली। और अगर एनसीओसी की बात करें तो कोरोना की अलामत का शिकार अफराद के लिए घरों में भी क्वारंटीन होने का, यानी कि मैं भी शायद से ये पूछना चाह रही थी कि बेसिकली क्या मैं सही समझ रही हूँ शाहज़ेब कि अगर आपको जो है डबल डोज लगी हुई है तो आपको क्या करना है, और अगर आपको बूस्टर लगा हुआ है तो आपने क्या करना है? असल में एनसीओसी की जानिब से अब जो नई हिदायत जारी की गई है उसमें कहा गया कि अगर आपको कोविड हो भी जाता है और आप कोविड का शिकार होते हैं तो आपको 5 दिन के लिए घर में ही करंटीना करना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें, और जिस तरीके से कहा जाता है कि आइसोलेट किया जाए, अपने आप को आइसोलेट करके रखें, अपने खाने पीने का ख्याल रखें। लेकिन अगर आपको अलामात शो हो रही हैं जैसे कि नज़ला, बुखार, खांसी, ये जिस्म में दर्द, तो फिर आपने अपने फोन के जरिए डॉक्टर से रब्ता करना। और उसके बाद ये भी कहा गया है साथ में कि अगर आपने बूस्टर्स लगवा लिए हैं तो फिर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप बूस्टर के बाद अगर आपको अलामात शो होती हैं या आपको ये लग रहा है कि आप जो है वो कोविड का शिकार होंगे, तो आपने सिर्फ मास्क का इस्तेमाल करना है। आप उससे जो है वो महफूज रहेंगे ताकि आप कैरियर ना बने, किसी और को नुकसान ना पहुंचे। किसी और का अगर इम्यून सिस्टम अगर वीक है तो उसको लग सकता है, तो आपको तो नहीं हो सकता, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। लेकिन देन अगेन ये बहुत ही अच्छी न्यूज है जो कि हमें मेरा ख्याल है बूस्टर्स भी लगवा लेनी चाहिए अगर जिनके ड्यू हो गए हैं और जिनको 6 मंथ्स हो चुके हैं। लेकिन जिस शहर में हम रहते हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, हमारी जिम्मेदारियों में क्या क्या आता है शायद? बिल्कुल, सबसे पहली सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये होती है कि हम टैक्स पे कर रहे हैं, और हम सब कोशिश करते हैं, और आप सब लोग टैक्स देते भी हैं। इवन जब आप लोग मार्केट जाकर अशिया खरीदते हैं तब भी टैक्स दे रहे होते हैं, फिर साथ इनकम टैक्स भी होता है, और GST तो हम ऑलरेडी सब लोग दे रहे होते हैं। तो हम खाना भी खाते हैं रेस्टोरेंट में, तभी हम टैक्स पे कर रहे होते हैं। लेकिन आप देखा ये गया है कि 2020-21 में भी सूबा सिंध टैक्स अदायगियों में सबसे आगे रहा है, सबसे बेहतरीन रहा है। सबसे ज्यादा टैक्स जो दिया गया है वो सूबा सिंध की जानिब से दिया गया है। सिंध ने 64.03% टैक्स अदा किया, जबकि इसके साथ सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में सिंध भी सबसे आगे रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो कौमी फरीज़ा जिम्मेदारी से अदा कर रहे हैं सिंध वाले, क्या उनको वो तमाम सहूलियात मिल रही हैं सिंध में? क्या अगर हम कराची की बात करें जहां पर परेशानियों के अंबार लगे हैं, मसाइल के अंबार लगे हैं, क्या उनके मसाइल हल हो रहे हैं? क्या उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है? अच्छा, क्या उनके तमाम जो सेहत की सहूलियात है वो उनको मिल रही है, तालीम उनको मिल रही है? बेसिक्स हैं, सड़कों का क्या हाल है, गलियों का क्या हाल है, जो है घरों में जो है लोग वैसे ही अपने महफूज नहीं है। कल भी हमने दीगर गुज़श्ता दिनों में क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है। इतना टैक्स देने के बाद अवाम का वो जो टैक्स है, वो जो रकम है उनके रिस्के हलाल से काट कर अपना फर्ज अदा करते हुए वो जाता कहां है, उससे होता क्या है? अब अवाम को फैसिलिटेट किस तरह किया जा रहा है? यानी कि शहरी तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो जो टैक्स कलेक्शन हो रही है उनको भी फैसिलिटेट किया जाए, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए, उनके तमाम मसाइल हल किए जाएं। पानी का मसला है, सड़कों के मसले, बेशुमार मसले, कराची की बात करें बिल्कुल ऐसा है, तो ये तमाम मसाइल पे हमने बात करनी है, बिल्कुल बात करनी है। तो हम ज्वाइन हमें किया है सुबह सवेरे पाकिस्तान में रुकन कौमी असेंबली और रहनुमा साहब आलमगीर खान साहब ने। आलमगीर खान साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कराची सिंध सबसे आगे टैक्स अदायगी में सबसे ऊपर है, उसके बावजूद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कराची का, सिंध का, वो ये है कि यहाँ के तमाम मसाइल हल नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे लोग परेशान रहते हैं, बुनियादी चीजें अभी तक यहाँ पर उनको नहीं मिल पा रही, सड़कें नहीं हैं, पानी के मसाइल हल नहीं हुए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स अभी तक इतने बेहतर नहीं हुए कि तमाम लोग उससे फैसिलिटेट हो सके। सर, ये मसाइल कब हल होंगे? देखिए, एक तो आपने बिल्कुल ठीक ये निशानदेही की कि यहाँ पे लोग टैक्स सबसे ज़्यादा देते हैं,
निस्बत दूसरे सूबों के या दूसरे शहरों के। और अगर आप सिंध की टैक्स की कराची की वजह से, और कराची चूंकि एक बंदरगाह है इसलिए भी ये एक माशी हब भी कहलाता और यहाँ पर टैक्स की अदायगी पूरे मुल्क को चलाती, जो यहाँ पर माशी एक्टिविटी रहती। और दूसरी जानिब जो यहाँ पर फैसिलिटीज हैं एक शहरी के पास, वो आप दूसरे किसी सूबे के किसी बड़े शहर से कंपेयर ही नहीं कर सकते। लाहौर में कराची की मिसाल दी जाती थी सालों पहले, आज जो है लाहौर को हम एक ख्वाब की तरह देख रहे होते हैं। इस्लामाबाद में मिसाल दी जाती थी, पेशावर कहाँ था, पेशावर आज हमसे आगे निकल गया। तो ये लम्हा फिक्र गया। और ये इसलिए होता है कि देखिए कराची में हमेशा जो जमात अक्सरियत में आती, जो वोट बैंक होता, वो सूबाई हुकूमत नहीं बनाती, सूबाई हुकूमत कहीं और से बनकर आती। जब उसमें कराची की नुमाइंदगी नहीं होती तो वो फिर कराची के लिए। लेकिन आलमगीर खान साहब, इसमें कराची वालों का, सिंध वालों का क्या कसूर है? अगर हम सिर्फ कराची की बात भी करें तो सर उनका क्या कसूर है? उन्होंने तो पीटीआई को बेशुमार वोट दिया, उन्होंने वहां से तमाम पीटीआई के जो रहनुमा है उनको इलेक्ट भी करवाया, और इलेक्ट कराने के बाद, वोट देने के बाद, टैक्स देने के बाद भी अगर उनके मसाइल हल नहीं होंगे, पैकेजेस का ऐलान हो जाएगा, उसके बावजूद मसाइल हल नहीं होंगे, तो सर फिर ये जिम्मेदारी है किसकी? नहीं, देखें, वफाक की जहाँ जिम्मेदारी थी, वफाक अपना काम कर रही है, लेकिन वफाक के पास कोई मेंटेनिंग एजेंसीज नहीं है, इदारे नहीं है वफाक के पास। इदारे से मुराद क्या? कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड नहीं है हमारे पास, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है हमारे पास, केएमसी, डीएमसी, एसबीसीए, केडीए, ये इदारे नहीं जिनके जरिए आप मामलात को चलाते डेली बेसिस पे, रूटीन में, रेगुलर बेसिस पे। आप वफाक से फंड करते, जो 1100 अरब जो पैकेज के आप बात कर रहे हैं, इसमें 625 अरब रुपए का शेयर वफाक का था, जिसमें मेगा प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें ग्रीन लाइन, K4, कराची सर्कुलर रेलवे, और इन सब पर काम जारी है, इन सब पर पेशरफ्त हो रही है। प्रॉब्लम कहाँ आता है कि इस शहर में कोई चीज की मेंटेनेंस नहीं होती, कोई सड़क पे मेंटेनेंस का काम नहीं होता, किसी सीवरेज पर, पानी पर मेंटेनेंस का काम नहीं होता, और वो सब सूबाई इदारे हैं। मैं देखिए यहाँ एक एमएनए होते हुए अपने हलके में इन तमाम सूबाई इदारों से लड़ाई लड़ता हूं डेली बेसिस पे। पब्लिक मेरे पास आती और एक एमएनए होते हुए उनसे काम, क्योंकि इधर इदारों की कैपेसिटी ही नहीं है। इधर इस शहर की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उस हिसाब से इदारों को इक्विप्ड ही नहीं किया, उस हिसाब से इदारों की सख्त ही नहीं है कि वो शहरियों को फैसिलिटेट कर सके। तो सर आप आज अपनी जमीन का मसला लेकर जाएं केडीए में। सर ये तो वही बात हो गई जो एमक्यूएम करती थी कि इख्तियारात नहीं हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप लोग भी ऐसे इख्तियारात की बात करेंगे और जो भी पार्टी आएगी, जो भी जमात आएगी, वो इख्तियारात की बात करेगी, तो कराची वालों का क्या होगा? आलमगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, माया बात कर रही हूँ, और ताज़ियत के साथ अल्लाह पाक वालिद साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, और अल्लाह पाक बहुत सारे दुआएं आपके लिए। लेकिन बात वही वाली बात जो शाहजेब अभी कह रहे थे, वो ये कि अगर एमक्यूएम भी यही शिकायत करती थी, और आप लोगों को भी सिंध ने सबसे ज्यादा बड़ा वोट आप लोगों को मिला है, आप इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, अगर ये कल्चर अगर हमें नजर आएगा और अवाम ये सुनेगी आप लोगों से कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, तो फिर तो उनके ऊपर ट्रस्ट लेवल उनका खराब होगा ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम के लिए। दूसरा ये कि फिर टैक्स देने का जो एक रुझान है जिसको हम पैदा करना चाह रहे हैं, जिसको हम अवेयरनेस देना चाह रहे हैं, वो चीज फिर कैसे परवान चढ़ेगी? देखिए, एक चीज प्लीज समझे, बात रात की नहीं है। जो आपसे सवाल उसका होता है जो आपका इख्तियार है, वो काम किया या नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं कि वो काम हम कर रहे हैं जिसका इख्तियार है हमारे पास। जो कराची को मेगा प्रोजेक्ट्स देने थे, जिसका वादा किया, उस पर काम जारी है। ग्रीन लाइन का मंसूबे की इफ्तिताह हो चुके हैं। देखें, हर इदारे का, हर हुकूमत इंतजामिया का अपना एक डोमेन है। अब ये नहीं हो सकता हुकूमत जो है वो फौज का काम संभाल ले, ये नहीं हो सकता कि फौज जो है वो ब्यूरोक्रेसी का काम संभाल ले। हर इदारे का, हर हुकूमत इंतजामिया का अपना डोमेन है, उसमें रहकर काम करते हैं। उस डोमेन का आप सवाल करें उससे। इसी अंदाज में अगर 18वीं तरमीम के बाद ये तमाम इदारे सूबे के पास हैं, तो सूबा उसको उस पर काम करेगा। वफाक अगर इंटरवीन करेगा तो वो आइन की पामाली होगी, और इसीलिए सूबा शोर मचाता।
आपको एक से 1.5 साल पहले याद होगा, एक मिनिस्टर हमारे वफाक के, वो सफाई करने निकल पड़े कराची में, तो उनको रेजिस्टेंस मिली सूबे की जानिब से, और यही कहा गया कि ये आपका काम नहीं है, आप वफाकी नुमाइंदे, आपका ये काम नहीं है, ये सूबाई इदारों का काम है। तो मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं, बात इख्तियार की नहीं है, बात डोमेन की है। जिसका जो डोमेन है वो अपना काम उसमें कर रहा है या नहीं कर रहा, वफाक से आप उसके डोमेन का सवाल जरूर करें जो वफाक के जिम्मे आता है। की जरूरत है कि कराची वाले अब क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, बात है, सही बात है। बहुत शुक्रिया, आपने सबसे पहले पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया। यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। अभी आते हैं हमारे साथ। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। आप देख रहे हैं सबसे बड़े पाकिस्तान, शाहजेब अहमद और माया खान के साथ। और हम आए दिन, पिछले हफ्ते भी और इससे पहले भी, हम भारत में जो बढ़ती हुई इंतहा पसंदी, उसके ऊपर आपसे गाहे बगाहे कोई ना कोई बात करते ही रहते हैं और अपडेट देते ही रहते हैं। बिल्कुल, और इंतहा पसंदी अरूज पर पहुंच गई है इंडिया में। हम देखते हैं कि ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, मुसलमानों को तंग किया जाता है। वो कोई भी मामला हो, यहाँ तक कि स्कूल का मामला भी अगर हो, स्कूल के बच्चे अगर स्कूल में नमाज भी अदा कर रहे हैं तो उनको भी रोक दिया जाता है, और रोकने के बाद धमकियां दी जाती हैं प्रिंसिपल को। वहां पर जो है वो जाकर धमकाया गया, तोड़ फोड़ भी की गई स्कूल में। इस तरह से जो हम ये वाकयात बढ़ते हुए देख रहे हैं भारत के, ये न जाने किस तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि बच्चियों को जो है वो स्कार्फ पहनने की वजह से उनको क्लास में दाखिल नहीं होने दिया गया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो स्कार्फ पहनती थी। ऐसे तो हमने कई दुनिया में मामलात नहीं देखे, लेकिन अगर बच्चे नमाज पढ़ना चाहते हैं तो उनको नमाज पढ़ने से क्यों रोका गया, किस लिए इतनी हेट्रेड, किस लिए, कैसे एक इंसान दूसरे इंसान की तरफ मजहबी लेवल्स को देखते हुए उनको बिल्कुल इग्नोर कर जाए कि यार कोई इंसान है और उसको अपनी हर तरह की प्रैक्टिस करने का पूरा हक है। शाहजेब बिल्कुल, और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि भारत में खासतौर पर सॉरी जो मोदी सरकार है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि पाकिस्तान डिजिटल मीडिया कितना स्ट्रांग होता जा रहा है, हमारे नौजवान कितने आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उन्हीं को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया कि वहां पर जो यूट्यूब चैनल्स पाकिस्तानी चलते हैं उनको भी बैन कर दिया गया। उन्हें बैन कर दिया गया, उन्हें बंद कर दिया गया, जिसमें 35 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं, 2 वेबसाइट्स हैं, 5 सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं जिन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। उन्हें अब नहीं सुन सकेंगे भारत में लोग। तो इस तरीके से रोका जा रहा है, कोशिश की जा रही है हर तरह से कि पाकिस्तानियों को तंग किया जाए, मुसलमानों को तंग किया जाए। और इसी मामले पर आज हम बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार अमजद शोएब साहब। सर, आप मज़ीद करेंगे शो में। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भारत में हम इंतहा पसंदी देख रहे हैं और इंतहा पसंदों को भी देख रहे हैं जो कि बेलगाम होते जा रहे हैं। साथ ही मुसलमानों को नमाज की अदायगी से रोका जा रहा है। ये मजहबी मुनाफरत नहीं फैलाई जा रही है, हम ये देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से मोदी ने हुकूमत संभाली है, वहां पे हिंदू इंतहा पसंदी जोर पे है और ये कम नहीं होगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मोदी ने अपना सारा पॉलिटिकल कैरियर वो बनाया ही एंटी मुसलमान नैरेटिव पे है, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव पे है। अगर ये वो चीज़ें अपने बातचीत से निकाल दे, अपनी सियासत से निकाल दे, तो फिर उसके पास दिखाने को कुछ नहीं है। उसकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। और फिर कोविड के दिनों में आपने देखा कि बेशुमार कैजुअल्टीज हुई, बड़ी मिस हैंडलिंग इन्होंने की। उसके नतीजे में आज वहाँ महंगाई का भी तूफान है, लोग उससे तंग हैं। लेकिन ये वो नफरत है जिसकी वजह से हिंदू वोट उसके साथ है और वो इसी पे कैपिटलाइज कर रहा है, इसी को चला रहा है। ये भी पॉसिबल है कि वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इस तरह का, जिससे कि कोई ना कोई तमाशा खड़ा करे पाकिस्तान के साथ, उससे फिर उसको सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाती है। तो इन हालात में ये सोचना कि वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ नफरतें कम होंगी, वो नहीं होगा। और सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमान वहाँ पे क्या कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे शोर मचाऊं, मैं उनकी हमदर्दी में पड़े बहुत सारी तकरीरें भी करूं, सफारती सतह पे भी बात करूं, तो असल तो मसला उनका है जो कि वहाँ पे जिनके साथ बीत रही है, खड़ा तो उनको होना है। वो पहले अपनी नाराजगी का इजहार करेंगे, वो अपने तौर पे हुकूमत को चैलेंज करेंगे, तो बाहर से भी दुनिया हमायत करेगी। तो हम इंसानी बुनियादों पे तो बात करते हैं, हम कहते हैं कि इंसानी हकूक की पामाली है और मजहबी इंतहा पसंदी दुरुस्त नहीं है।
लेकिन भारत जिस रास्ते पे चल निकला है, ये रास्ता उसको लेके जाएगा बंद गली में। ये रुकने वाला मामला नहीं। नफरतें आप चंद दिनों में फैला सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको खत्म करना चाहें तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, और सोसाइटी उनकी पोलराइज्ड है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला रुकेगा और बिल आखिर भारत इसकी कीमत चुकाएगा। सर सही है, लेकिन वही वाली बात है कि भारत में इस वक्त नफरत और फिरका वाराना जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो इतनी एक्सट्रीम पर चली गई हैं, और उसका बहुत ज़्यादातर जो डायरेक्शन है वो फीमेल्स, लड़कियों और ख़वातीन की तरफ बहुत है। मुझे ऑब्वियसली बीइंग अ वुमन समझ नहीं आता कि बिल्कुल मुख्तलिफ तरीक़ों से, अलग अलग हरफों से, कोई कभी शॉर्टकट से, कभी किसी तरह से, मतलब कभी कभी बहुत ही अजीब लगता है। पिछले दिनों उन्होंने अजीब सा ही कुछ अपने उसमें फंबल भी कर दिया था। बट ख़वातीन को टारगेट करने के पीछे क्या ऐसा मकसद हो सकता है? देखिए, वो मुसलमानों की तजलील करना चाहते हैं, मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं, और उसमें उनको जो सहूलत है वो ये है कि आज हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। फिर ये है कि जो उनके कानून के अदारे हैं, जैसे पुलिस है या उनके और जो सेकंड लाइन फोर्सेस हैं, वो खुद इन नफरत वाले लोगों के साथ या हिंदुओं के साथ मिलके खुद मुसलमानों को टारगेट करती हैं। सो वो जिन्होंने पकड़ना है, जिन्होंने कानून नाफिज करना है, वो खुद शरीके जुर्म है। फिर है अदालतें। अब अदालतों में अभी तक एक भी ऐसा वाकया जिसमें कि मुसलमानों के खिलाफ किसी हिंदू ने कोई जुर्म किया, कत्ल किए, आपको पता है कि पब्लिक लिंचिंग हुई, वहां पे गौ रक्षा के नाम पे लोग बहुत मारे गए, लेकिन सजा किसी को नहीं हुई, क्योंकि अदालतें भी हिंदुत्व के असूल पे चल रही हैं। तो इन हालात में जहां किसी को इंसाफ की तवक्को न रहे, जुल्म तो होता है, जुल्म हर जगह हो सकता है, लेकिन आपको इंसाफ की तवक्को होती है। आप सोचते हैं कि मैं अदालत में जाऊंगा, इंसाफ मिल जाएगा, जालिम को सजा होगी। लेकिन अगर ये यकीन हो जाए कि सजा नहीं है तो जुल्म बढ़ता रहेगा। और ये वो वहां पे जो साइकिल चल निकला है भारत में, वो यही है कि मुसलमान के लिए इंसाफ नहीं है, मुसलमान के लिए कानून नाफिज करने वाले अदारे की हमायत नहीं है, मदद नहीं है। नतीजा ये कि वहां पे जुल्म बढ़ेगा। सो हमें ज़हन में रखना चाहिए कि आने वाले दिनों में ये चीज बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और मैं फिर वही बात कहता हूं कि बिल आखिर वहां के मुसलमान को थोड़ी तादाद में नहीं है, 22 करोड़ लोग हैं, उनको उठना होगा। ऐसे ही अपने हक के लिए सबसे पहले आप आवाज बुलंद करते हैं, फिर आपको हमायत मिलना शुरू होती है। और ये चीज अगर उनके लीडर, उनके लोग समझ जाएं कि ये बढ़ेगी, कम नहीं होगी, तो फिर उनको आज अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को महफूज करने के लिए एक जद्दोजहद करनी होगी। सो वो मेरा ख्याल है कि आज लीडरशिप का वहां भी मसला है। उनके यहाँ कोई बहुत अच्छे मुसलमान लीडर नहीं हैं, और जो मजहबी लोग हैं वो तो बिकाऊ माल है, उनका पहले ही बुरा हाल है, वो मोदी के साथ हैं। तो इस वजह से वहां पे मुश्किलात बहुत हैं, लेकिन बाहर सूरत मुसलमानों को उठेंगे तो अपना हक ले सकेंगे। और साथ में अमजद शरीफ साहब, हम देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का अमन मिशन हो, चाहे मकबूजा कश्मीर में कोई ना कोई बहाना बनाकर पाबंदी लगाई जाती है। साथ में अगर हम जिक्र करें जो कि कोई सहाफ़ी अगर हक़ाइक़ दिखाना चाहता है, उस पर पाबंदी लगाई जाती है। कोई अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करके कोई बात करना चाहता है जिसको आज़ाद कहा जाता है, तो वहाँ भी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। सर, इन पाबंदियों को भारत सरकार की जानिब से, इन ऊंचे हथकंडों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक कश्मीर में सूरत हाल है, वहां एक रियासती दहशतगर्दी का दौर दौरा है, और वो हर शक्ल में नजर आती है। वो मीडिया के खिलाफ भी है, वो अवाम के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ, वो हर जगह आपको नजर आती है और दुनिया भी देखती है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्टें मुरतब की हैं जिसमें रिकमेंडेशंस भी है कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाने चाहिए वहां पे। फैक्ट फाइंडिंग मिशन भारत नहीं जाने देता। चोर कभी भी अपनी चोरी सामने कैसे रखेगा? भारत ये तो नहीं कर सकता कि वो खुद अपने आप को नंगा करके दिखा दे। लेकिन ये है कि ये आवाज अब दुनिया तक पहुंची हुई है, दुनिया को पता है कि वहां पे क्या हो रहा है। फिर ये मफादात की दुनिया है, आपको पता है मगरबी दुनिया से भारत को सपोर्ट है चाइना की वजह से, लेकिन हालात एक जैसे नहीं रहते। कश्मीरियों ने बहुत नुकसान उठाया है, लेकिन कश्मीरियों ने अपनी जद्दोजहद को खत्म नहीं किया। ये चीज है जो भारत को समझनी होगी। ये भारत के बाकी मुसलमानों से मुख्तलिफ है किस्सा। एक तो ये कि मुतनाज़ा इलाका है, उसका कब्जा गैर कानूनी है जो कि इंटरनेशनल कवानीन के तहत गलत है। दूसरी तरफ ये है कि जो जराइम भारत वहां पे कर रहा है वो इंसानियत के खिलाफ है। अब हुआ ये है कि वहां पे इंग्लैंड में एक लॉ फर्म है, स्टोक वाइट, बहुत बड़ी लॉ फर्म है। उन्होंने
भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनके इंटीरियर मिनिस्टर के खिलाफ वहां पे एक मुकदमा दायर किया है इंटरनेशनल कवानीन के तहत, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जंगी जराइम के मुर्तकिब हो रहे हैं वहां पे और इंसानी हुकूक की बड़े पैमाने पे पामाली है। और ये चीजें हैं जो कि आप इंटरनेशनली किसी भी जगह पे चैलेंज कर सकते हैं। उसमें सिर्फ एक चीज है कि वो आदमी जिसके खिलाफ मुकदमा है, अगर उसके खिलाफ फैसला हो जाता है तो वो चूंकि उनकी सरजमीन पे नहीं है उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इंडियन आर्मी चीफ और इंडियन इंटीरियर मिनिस्टर ये लंदन जा भी नहीं सकेंगे, क्योंकि उनके कानून के तहत जिस दिन वहां पे पहुंचे उनको अरेस्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है जहां एक इंटरनेशनल फर्म ने आवाज उठाई है और उन्होंने तकरीबन 2000 विटनेसेस इकट्ठी करके उनकी बुनियाद पे एक केस तैयार किया है। 2000 विटनेसेस की सारी रुदात मौजूद है वहां पे और ये केस जुटलाया नहीं जा सकेगा। तो बात यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पे तवज्जो दे रही है। ये नहीं है कि भारत के अपनी जो उसके साथ जो जुड़े हुए मफादात हैं मगरबी दुनिया के सिर्फ वही कार फरमा है, नहीं। इंसानियत का अभी भी ज़मीर जिंदा है और भारत को इंटरनेशनल फोरम पे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी आने वाले दिनों में। सर ये सवाल मुझे जहन में आया था आपकी बात से कि ऑब्वियसली उनको जो है वो पाकिस्तानियों की मकबूलियत जो है वो हजम नहीं हो रही, और साथ साथ जिस तरह आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो कितनी मजबूत लॉबिंग कर सकती है कि जिनके अरबों जिनके व्यूज़ हैं, उनके चैनल्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो उनको ब्लॉक कर दे। देखिए, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या ये कि आपके यूट्यूब चैनल वगैरह हैं, इनको ब्लॉक करना किसी बड़े मुल्क के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो एक बड़ी मार्केट होती है और ये हैं सारे कारोबारी अदारे, ये मुनाफा पे चलते हैं। नतीजा ये है कि अगर उनको ये नजर आए कि ये 20-30 चैनल बंद करने से उनकी बहुत बड़ी मार्केट बच सकती है तो वो कर देंगे। अगर उनको ये अंदाजा हो कि ये 20-30 चैनल तो चलते रहें लेकिन इंडिया उनको अगर बैन करता है या वहां पे कोई पाबंदियां लगा देता है तो ये मार्केट हाथ से निकल जाएगी, तो कभी भी ये काम नहीं करेंगे। तो असल चीज ये है कि दुनिया में बिलाखिर ये माली मुफादात हैं जो बहुत सारे ओवरराइड करते हैं और यहाँ भी यही कुछ हुआ है। तो जो चैनल उन्होंने बंद किए हैं वो ठीक है, बंद हो गए, नए खुल जाने चाहिए, हक की आवाज बाहर आनी चाहिए। और कितने बंद करेंगे, कब तक बंद करेंगे, तो ये चीजें मेरा ख्याल है इसी तरह आंख मचोली चलती रहेगी और जो हकायक हैं के सामने लाए जाएं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और हम देख रहे हैं जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि एक तरफ सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जा रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स बंद किए जा रहे हैं, दूसरी जानब मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चाहे वो स्कूल्स के बच्चे हों या दीगर लोग हों, इस तरीके से उनको तंग किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस अहम मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे जो कि बहुत ज़रूरी गुफ्तगू थी। ये तो हम सारे मामला देख रहे हैं, प्रोग्राम में आगे भी कई सेगमेंट्स आपको दिखाएंगे, लेकिन हम बीच में चाहते हैं कि दुनिया गोल चक्कर लगा लें क्योंकि हम बीच में घूमते फिरते रहते हैं, क्योंकि दूसरी हमारी खबरों से भी हम चक्कर खा रहे हैं तो दुनिया का गोल चक्कर लगाते ताकि हम थोड़े से नॉर्मलाइज हो जाएं। रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर आपने देखा होगा, बहुत जगहों पे एड्स आते हैं, वो ऑटो पे आप लगाते हैं वो खुद सफाई करता रहता है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, बर्तानिया में एक होटल के जो है वो सफाई करते करते वो वैक्यूम जो था वो बाहर चला गया, दरवाजा बाहर निकल गया क्योंकि वो ऑटोमेटिक दरवाजा। आज मैं पूरा शहर भी साफ करूंगा, होटल की सफाई हो चुकी है, मैं बाहर चलता हूँ, बाहर चलकर शहर की सफाई करता हूँ। तो हुआ ये कि जब वो बाहर निकल के गया तो तकरीबन 15 मिनट तक, क्योंकि जाहिर है वो बैटरी ऑपरेटेड होता है और बैटरी उसकी एक लाइफ होती है, तो जब वो मुस्तकिल चलता रहा बेचारा, उसने देखा कि बाहर तो बहुत ज्यादा गंद है, होटल तो बहुत साफ था, तो बेचारा मुस्तकिल सफाई करता रहा 15 मिनट के बाद एक जगह जाकर वो बंद हो गया। वही से 15 मिनट बाद जब स्टाफ में हलचल हुई तो उन्होंने ना सोशल मीडिया पे भी डाला और लोगों को कहना शुरू कर दिया वर्ड ऑफ माउथ के भाई हमारा वैक्यूम क्लीनर चला गया, जो भी लेकर गया उसके लिए बेकार है क्योंकि वो चार्ज करना पड़ता है। लेकिन वो क्या हुआ कि कुछ घंटे बाद, कुछ टाइम बाद वो जाके वो जो बाहर की झाड़ियां थी ना होटल की, उधर ही वो बेहोश हुआ पड़ा था। एक दिन के बाद मिला वो बेहोश हुआ पड़ा था वहां पे। बिल्कुल एक दिन के बाद मिला, वो रोबोट जो है वो रास्ता भटक गया था और अमला इतना परेशान हुआ कि रोबोट जिससे सफाई होटल की करनी थी उसने एक नई मुहिम का आगाज किया है और वो शहर की सफाई करने के लिए बाहर निकल गया है। तो इस तरीके से ये जो रोबोट है इसकी जो वीडियोस हैं वो भी बहुत वायरल हो रही हैं और लोग देख भी रहे हैं, इसको पसंद भी कर रहे हैं कि सोच आ रही है इस किस्म की हरकत की रोबोट। मुझे इसी खबर से ना एक सोच आ रही है, दुनिया के गोल चक्कर तो यहाँ पे रुक गया, वापस आ जाए आप, लेकिन मुझे ख्याल आ रहा है क्या जो हमारी सड़कें सब गंदी बनती है हम भी यही करना, पागल हो जाएगा रोबोट,
बताइए वहाँ सफाई करके, इसको समझ नहीं आएगी मैंने किस किस सड़क की कहाँ है सफाई। इसी बात में रहिएगा हमारे साथ, विल बी राइट बैक एक कप ऑफ टी के साथ। स्टे विद अस। सबसे बड़े पाकिस्तान में शाज़िया बुरमाया कर रहे हैं आपका इंतजार। वंस अगेन भाई गुड मॉर्निंग। का बेहद शुक्रिया। आप देख रहे हैं सबसे बड़े पाकिस्तान, शाहज़ेब अहमद और माया खान के साथ। और अब बात करेंगे पीटीआई के एहतसाब के नारों और दावों को भरा बहुत बड़ा धचका लग गया है। पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई। शाहज़ेब बिल्कुल, बात की जाती है एहतसाब की और करप्शन खत्म करने की, तब्दीली लाने की, लेकिन जो हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देख रहे हैं जो कि सालाना रिपोर्ट होती है, उसमें अगर हम बात करें तो बहुत कुछ सामने आ गया है। और बहुत कुछ जो सामने आया अगर वो आपके साथ शेयर करें, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन इंडेक्स में सब कुछ बताया है, वो कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि दर्जनों गिरफ्तारियां, नैब रिकवरीज के दावों के बावजूद करप्शन बढ़ी है, कम नहीं हुई है। करप्शन की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान की बदतरीन रेटिंग है और उसमें हम तनज़्ज़ुली देख रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि करप्शन के खिलाफ इक़दामात में पाकिस्तान के स्कोर में 3 पॉइंट्स की कमी देखी जा रही है। साथ साथ हम आपको ये दिखा भी रहे रिपोर्ट अपनी स्क्रीन पर 92 की सबसे बड़े पाकिस्तान में। साथ में आपको ये बताएं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि 2021 में पाकिस्तान सिर्फ 28 पॉइंट्स हासिल कर सका, जबकि 2020 करप्शन की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान का स्कोर 31 था। करप्शन बढ़ने की वजह से पाकिस्तान 140वें नंबर पर आ गया है। यानी कि हम मुसलसल देख रहे हैं जो पॉइंट्स की इसमें तनज़्ज़ुली दिखाई जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन में इजाफा हुआ है, करप्शन बढ़ गई है। हालांकि हुकूमती दावे एहतसाब के थे और करप्शन खत्म करने के थे, करप्शन के खात्मे के थे। साथ में बहुत सारे इसमें जो पॉइंट्स हैं वो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। साथ में इस रिपोर्ट में कुछ अहम बातें भी की गई हैं कि रिपोर्ट किस तरीके से तैयार की गई है। जैसे कि बताया जा रहा है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के लिए डाटा पीटीआई दौरे हुकूमत के दौरान लिया गया है, जबकि जमहूरियत के इक़साम के डाटा और रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाया गया है। साथ ही करप्शन बढ़ने की बड़ी वजह कानून की हुक्मरानी में मुसलसल कमी है, यह रिपोर्ट में कहा गया। साथ में रियासत की गिरफ्त ना होने के सबब पाकिस्तान के पॉइंट्स में कमी आई है और कानून की हुक्मरानी के साथ शहरी और शख्सी आजादियों को भी धचका लगा है। जाहिर बात है जब करप्शन बढ़ेगी तो शख्सी आजादी है उसको भी धचका लगेगा। साथ ही आमराना तरीके आजादाना चेक एंड बैलेंस को तबाह करते हैं, यह भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। बहुत सारे मामला सामने आए हैं और हम देख रहे हैं कि कच्चा छट्टा खोल दिया गया है पीटीआई हुकूमत का। जैसे कि यह कहा जा रहा है कि एहतसाब के नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन अगर एहतसाब हो रहा है तो करप्शन में तो इजाफा हो रहा है, करप्शन में कोई कमी नहीं आ रही है। लेकिन इस ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब। गिलानी साहब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सालाना आती है और उसमें हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो दावे किए गए थे उसके हम बरक सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले आपसे रिपोर्ट के बारे में समझना चाहते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है ये तैयार कैसे की जाती है? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे बुलाया और आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है बिकॉज करप्शन जो है उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था। तो अगर हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखें तो ये तकरीबन 13 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा जो कि ज़्यादातर एक्सपर्ट ओपिनियंस के ऊपर मबनी हैं, उनको यूज़ करके हर साल मुरतब की जाती है और तकरीबन पिछले 2 दहाइयों से मुरतब की जा चुकी है। इनमें इन 13 सर्वेज डेटा सोर्सेज में अगर आप देखें तो मुख्तलिफ तरह के डेटा सोर्सेज हैं और बड़े मोतबर नाम भी हैं। जैसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट ली जाती है, फ्रीडम हाउस जो कि दुनिया भर में मुख्तलिफ मुल्कों में डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जांचता है, उसका डेटा लिया जाता है। इसी तरह से तकरीबन 10 और डेटा सोर्सेज हैं। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो इन्होंने 13 में से 8 डेटा सोर्सेज को यूज़ किया है, जिसमें से एक रिपोर्ट वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की भी है जो कि गैलप पाकिस्तान ने मुरतब की थी वर्ल्ड जस्टिस प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान में। तो इनमें मुख्तलिफ तरह के इश्यूज़ को नापा जाता है, मगर कोर सेंट्रल इशू ये है कि क्या आवाम के ख्याल से और एक्सपर्ट्स के ख्याल से मुल्क में पिछले 1 साल में करप्शन में इजाफा हुआ है या कमी हुई है। इन तमाम स्कोर्स को फिर मजमूई तौर पर जमा करके एक एवरेज स्कोर दिया जाता है और जैसे आप बता रही थी कि पाकिस्तान के स्कोर में पिछले 3 साल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है इसमें अनफॉर्चुनेटली बतदरीज कमी आ रही है। जो स्कोर मिल रहा है
ट्रांसपेरेंसी की तरफ से, पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी होने के हवाले से उसमें बतदरीज कमी आ रही है। पहले ये स्कोर जो है वो 31 था पिछले साल, उसके बाद 28 हो गया, इससे पिछले साल 32 था। तो 32, 31, 28 यानी पिछले 3 सालों में एक तरफ हुकूमत का एक नारा है एहतसाब का, और दूसरी तरफ जो करप्शन को जांचने के इंडिकेटर्स हैं उनमें बतदरीज कमी देखी जा रही है। और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पूरे साउथ एशिया में अगर आप स्कोर्स देखें तो हम सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान से 2 स्कोर्स पीछे है, जो कि बहुत ज़्यादा स्कोर्स नहीं। इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है, श्रीलंका पाकिस्तान से बहुत आगे है, इवन नेपाल और छोटे मुल्क जहाँ पर ये इशू जो है हमारी तरह ही पाया जाता था, उनमें बेहतरी भी आ रही है और पाकिस्तान के स्कोर से वो डेफिनेटली ऊपर भी हैं। बिलाल गिलानी साहब, मैं यहाँ पर ये भी समझना चाह रहा हूँ, जैसे कि रिपोर्ट में कहा गया है कि रिश्वत लेकर अवामी मुआहदे देना, लाइसेंसिंग, मनपसंद अदालती फैसलों से मुतालिक सवाल में पाकिस्तान ने 41 पॉइंट्स लिए हैं। ये 41 पॉइंट्स को हम कैसे समझें? ये 41 पॉइंट्स से हम क्या मुराद दे सकते हैं कि ये तमाम चीजें जो हैं ये बढ़ी हैं? क्या इसका कंपैरिजन किया जाता है पिछले साल से? जी बिल्कुल। इस रिपोर्ट में 2 तरह के कंपैरिजंस किए जा रहे हैं। एक कंपैरिजन किया जा रहा है पिछले साल से और एक कंपैरिजन किया जा रहा है दीगर मुल्कों से। और इसमें काफ़ी डीप स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करके उन्होंने कोशिश की है कि इसको एक फेयर और ट्रांसपेरेंट रखा जाए। मगर इन तमाम चीज़ों के पीछे जो अवामिल है वो एक्सपर्ट्स की राय है। तो ये अवामी राय नहीं है, ये एक्सपर्ट्स की राय है। ऐसे लोग जो कि इन इश्यूज़ के ऊपर नज़र रखते हैं, एनालिसिस करते हैं, और ऐसे भी लोग जो कि ख़ुद भी मौजूद थे ऐसे ट्रांजैक्शंस में, ऐसी डील्स में इस पिछले पूरे साल में। तो इसमें वकील भी होते हैं जिन्होंने उन ट्रांजैक्शंस को आगे करने की कोशिश की, और उन्होंने खुद सामना किया गवर्नमेंट की तरफ से या दीगर एंटिटीज़ की तरफ से करप्शन में, ब्राइबरी में, नेपोटिज्म में, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी में, या आप एडिशनली आप देखें तो इसमें फ्रीडम और डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की भी गुफ्तगू की जा रही है कि उन जावियों से इन एक्सपर्ट्स ने देखा। तो तकरीबन 100 से 150 एक्सपर्ट्स, अगर आप 13 रिपोर्ट्स को जमा कर लें तो 100 से 150 एक्सपर्ट्स जो दुनिया भर में बैठे हुए थे या पाकिस्तान में बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी एक राय का इजहार किया है कि पाकिस्तान में पिछले 1 साल में करप्शन के हवाले से कैसी कारकर्दगी रही। ठीक है। अच्छा, आप हमारे साथ ही हैं, जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है इसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे कि कौमी ख़जाने का गलत और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल बढ़ना। बिलाल गिलानी साहब, आपसे मैं यहाँ पर एक सवाल ये भी करना चाहता हूँ और ये पूछना चाहता हूँ कि हम ये भी कह सकते हैं, एक तरह से एक पॉइंट में समझना चाह रहा हूँ कि जो दीगर ममालिक से कंपैरिजन किया जा रहा है, या दीगर ममालिक में एहतसाब का अमल अच्छा हुआ है, पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है, इस वजह से तनज़्ज़ुली हो गई है, या पाकिस्तान की कारकर्दगी ठीक नहीं रही है? जी, अगर आप रिपोर्ट में थोड़ा डिटेल में देखें तो ऐसा मालूम होता है कि दोनों चीज़ें हुई हैं। एक तरफ तो ये कि पाकिस्तान के अपने स्कोर में कमी आ रही है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान की अपनी परफॉर्मेंस करप्शन के हवाले से वो मज़ीद तनज़्ज़ुली का शिकार है। तो लोगों की परसेप्शन में इजाफा हुआ है कि पाकिस्तान में करप्शन में कमी नहीं आई बल्कि इजाफा हुआ है। तो कोई स्टैटिक सिचुएशन नहीं है, स्टेबल सिचुएशन नहीं है, बल्कि तनज़्ज़ुली आई है। और दूसरी तरफ आप देखें तो रीजन में जिनमें ऐसे मुल्क भी हैं जिनसे हम अपना कंपैरिजन करते हैं, मसलन आजकल बांग्लादेश के साथ करते हैं कि वहाँ पर इकॉनमी बहुत बेहतर हो गई, तो उनके स्कोर्स में इजाफा हुआ है, जिसका मतलब है कि उन्होंने करप्शन के हवाले से जो इक़दामात उठाए वो ज़्यादा मौसर थे। वहाँ पर लोगों की परसेप्शन ये बिल्ड हुई कि इस दौरान में पिछले 1 साल में करप्शन में कमी आई है। तो पाकिस्तान ना सिर्फ स्टेबल रहा बल्कि करप्शन के हवाले से बल्कि तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ, और रिलेटिवली हम बाकी ममालिक के हवाले से देखें तो हमारी परफॉर्मेंस और भी पस्त है इस हवाले से। तो सोचने का अमल है कि कैसे हम इस बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है करप्शन का उसको देख सकते हैं, और तमाम तर चीज़ों को सामने रखकर एक कौम के तौर पर भी हमें इस इशू को अब सामने रख के कोई इक़दामात उठाने हैं। सही है। बिलाल गिलानी साहब, आप हमारे साथ ही रहिए, इस मामले पर बात करेंगे आगे भी। अभी इस वक्त हमें सबसे पहले पाकिस्तान में ज्वाइन किया एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं हफीज़ पाशा साहब। हफीज़ पाशा साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान में सर हम देख रहे हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आ गई है, और बहुत जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे पीटीआई हुकूमत की जानब से एहतसाब के, करप्शन के खात्मे के, सर वो तो इसमें बिल्कुल उलट नजर आ रहा है हमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में। तो सवाल तो मेरा आपसे यही है कि दर्जनों गिरफ्तारियां, नैब रिकवरीज, इन सब के बावजूद करप्शन सर कैसे बढ़ गई?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं खुद इस बात बहुत परेशान था जब मैंने रैंकिंग देखी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, तो हैरत अंगेज गिरावट आई पाकिस्तान की रैंकिंग में पिछले साल 2024 में। अब हम 145 पे चले गए, नीचे गिर गए, यानी कि एक ममालिक हमसे ऊपर चले गए हैं। ये तो हैरत अंगेज रिजल्ट है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान, सारे जो ममालिक हैं हमारे साउथ एशिया के रीजन में, उन सब से हमारी हालत बदतर है। अलबत्ता एक अच्छी खबर है कि हमारी रैंकिंग करप्शन परसेप्शन में बांग्लादेश से बेहतर है। ये तो बड़ी हैरत अंगेज बात है, इसलिए कि बांग्लादेश की तरक्की की रफ्तार तो हमसे ज्यादा है, मगर ये कम से कम एक इंडिकेटर में तो पाकिस्तान बांग्लादेश से बेहतर है। वजह क्या है? वजह क्या है कि इस कदर तेजी से हमारी करप्शन की पोजीशन खराब होती जा रही है, जबकि हमारी हुकूमत मुसलसल अकाउंटेबिलिटी और करप्शन कम करने की बात करती है। सबसे पहले वजह क्या है? वजह यह है कि कोविड के बाद जो पैसे खर्च किए गए, रिलीफ के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए जिसमें एहसास वगैरह भी है, मेरा ख्याल ये है कि लोगों को एहसास इस बात का है कि शायद टारगेटिंग ठीक से नहीं हुई है और इसमें कोई धांधली हुई है। एक तो लीकेजेस हैं कोविड-19 के रिलीफ फंड में, दूसरा हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बेशुमार मराद दिए, एमनेस्टी दिए, उसकी वजह से रियल एस्टेट काफी एप्लीकेशन परमिट इस तरह की चीजों में तो हर रोज हम सुनते हैं कि गड़बड़ है और इसमें इजाफा है आपके उसके बाद जो एमनेस्टी दी गई है। और आखिरी बात यह है कि नैब का मेरी नाचीज गुजारिश ये है कि रुझान करप्शन खत्म करने पे नहीं है इतना ज्यादा जितना पॉलिटिकल टारगेटिंग है। तो ये 3-4 चीजें हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खराबी आई है पाकिस्तान की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रैंकिंग में, और इसे देखकर वाकई हम सब बहुत परेशान हैं। लेकिन सर बार बार खबरें तो सर ये सामने आती हैं कि नैब रिकवरीज में इजाफा हुआ है। अगर नैब रिकवरीज में इजाफा हुआ है तो फिर ये कैसे पॉसिबिलिटी है? अगर गिरफ्तारियां भी ज्यादा हो रही हैं, नैब रिकवरीज भी ज्यादा हो रही हैं, तो सर फिर ये कैसे पॉसिबल है? दरअसल रिकवरी ऑडिट कराया, नंबर्स आर नॉट क्लियर, और ये पैसा जो रिकवर होता है ये क्या तक है, कौन अकाउंट जाता है और क्या फेडरल बजट के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में आता है, मैंने आज तक नहीं देखा। तो ये पैसा कहाँ डिपॉजिट होता है? देखिए, ये सब आदाद शुमार जो है सस्पेक्ट है। हमें अब एक क्लैरिफिकेशन चाहिए, हमें ऑडिट नैब की करवानी पड़ेगी, जबकि उनका काम है ऑडिट करने का। जबरदस्त। अच्छा, और सर जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि बड़े बड़े आपने कहा कि पैकेजेस का ऐलान हुआ, हम एहसास प्रोग्राम की बात करें या दीगर प्रोग्राम्स की बात करें, तो सर फिर हम यहाँ पर ये समझ लें कि जितने बड़े प्रोग्राम्स का इनिशिएटिव लिया गया उतनी करप्शन में इजाफा हुआ, उतने करप्शन बढ़ गई? देखिए, जल्दी में काम हुआ है, इमरजेंसी का माहौल था और समझता हूँ गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की कि टारगेटिंग ठीक हो, मगर होता यह है कि जब आप एक इमरजेंसी सिचुएशन में आगे बढ़ते हैं तो जिनको मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिलता, और जिनको नहीं मिलना चाहिए किसी ना किसी तरीके से मिल जाता है, और इस पे अवाम में बड़ा रिएक्शन होता है। और इसलिए जब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की सर्वे की गई तो आपको ये रिस्पांस मिला है। तो ये इमरजेंसी की सिचुएशन कुछ हद तक थी, और अलबत्ता कोशिश हमारी हुकूमत ने जरूर की कि रिलीफ दी जाए। अच्छा बिलाल गिलानी साहब, आप ये सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, जिस तरीके से हफीज पाशा साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि बड़े बड़े पैकेजेस, हम एहसास प्रोग्राम की बात करें या दीगर कर्जों की बात करें, बड़े तरीकों से अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस तरीके से जो करप्शन है उसमें इजाफा हो गया है, तो सर इसकी भी पॉसिबिलिटी आप समझते हैं? जी बिल्कुल। आई थिंक इसमें मेरे ख्याल से 2 चीज़ें देखने वाली हैं। एक ये कि जो करप्शन को इनकाउंटर करने का जो प्रोसेस था उसकी अपनी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बार बार सवाल उठते रहे। मसलन नैब की परफॉर्मेंस के बारे में जुडिशियल सिस्टम ने ही क्वेश्चन रेज किया।
इसी तरह से अगर आप पाकिस्तान में बड़े स्कैंडल्स की बात करें तो पिछले 3 साल में आपको ऑलमोस्ट हर खाने की चीज़ के हवाले से आपको बड़े स्कैंडल देखने में आए। मसलन शुगर का एक स्कैंडल आया, इसी तरह गंदम का एक स्कैंडल आया। ये जो बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं, ये लोगों की परसेप्शंस में और कारोबारी तबके की परसेप्शन में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनको नज़र आता है कि ये मुल्क में एक चीज़ जो है वो बेहतरी की तरफ जाने के बजाय ख़राब हो रही है। तो इन स्कैंडल्स की वजह से और जो करप्शन को रोकने का प्रोसेस है, उसकी अपनी ट्रांसपेरेंसी के हवाले से भी एक मुस्तकिल एक चैलेंजेस रहे हैं पिछले 3 साल में। जी, राइट। अच्छा, हफीज पाशा साहब हमें ज्वाइन किया है, उन्होंने हमसे बात भी कर रहे हैं। हफीज पाशा साहब, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर और करना चाहता हूँ। सर, हमने ये देखा गुज़िश्ता रोज के जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, जिनसे सवालात होने हैं या जिनसे सवालात होने थे, सर उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है। हम बात कर रहे हैं मुशर्रफ दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर साहब की, उन्होंने अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को भिजवा दिया। तो सर इसकी टाइमिंग को आप कैसे देख रहे हैं खास तौर पर? देखिए, ये अंदरूनी मामलात हैं हुकूमत के, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, मगर मेरा ख्याल ये कि एहसास हो चुका है मुल्क में ये जो अकाउंटेबिलिटी का ड्राइव हमारी हुकूमत का बहुत बड़ा मैनिफेस्टो का हिस्सा था, वो ज्यादा कामयाब नहीं हुआ है, इसलिए अब टीम में शायद वो तब्दीली ला रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। हमें एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हफीज पाशा साहब ने ज्वाइन किया और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ऊपर आप दोनों का तज्जिया हमारे पास आया। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सबसे पहले पाकिस्तान में आप लोगों ने ज्वाइन किया। खैर, ये तो बात हो गई हुकूमत की और जिस तरीके से जो करप्शन के खात्मे के दावे किए जा रहे थे, उस हवाले से अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो बिल्कुल बरक्स है और हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर माया, ये कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये कैसे हो सकता है, ये सब देखिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हफीज पाशा साहब भी जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारे पहलू हैं जो हम सबको समझने की जरूरत है, किस तरीके से ये पॉसिबल है, किस तरीके से नहीं है। खैर, हम आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स, अभी बहुत सारे सवाल जहन में मेरे भी आ रहे थे और वो ये था कि उन्होंने कहा था बहुत जल्दी में जो फंड्स और शुरू किए, ये एहसास फंड्स और तमाम चीजें बहुत जल्दबाजी में शुरू हुई। और मुझे बिलाल साहब से वो सवाल भी करना था कि क्या उनको लगता है कि बहुत जल्दबाजी में किए जाने वाले हैं, कि आवाम का जो है अब रिएक्शन क्या आएगा इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के बाद? वेल देन ऑब्वियसली आपको हम रखेंगे भी ऑब्वियसली अपडेटेड। और अब हम चल रहे हैं उस तरफ जहां पर हमें थोड़ा सा फ्रीलांसर्स के लिए थोड़ा सा एक कुशन क्रिएट किया इसका हमारे नौजवान इंतजार करते हैं। क्या बात है, और वो ये चाहते हैं कि उनको तमाम जो उनके मसाइल हैं वो दूर किए जाएं। हम यही बात कर रहे थे पिछले दिनों भी, इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने सेगमेंट भी किया था कि जो यूथ है हमारे, उनके लिए अगर टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, उनको जो है बैंक में जो है वो उनका अकाउंट खोलना इतना मुश्किल है, पेमेंट मेथड्स उनको नहीं मिलेंगे तो किस तरीके से काम करेंगे पाकिस्तान में। और इंटरनेशनली जो अब स्पीड चल रही है इस वक्त, जैसे जैसे फ्रीलांसर्स आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद है फ्रीलांसर्स की जो कि अपने इनिशिएटिव्स देना चाह रहे हैं और फ्रीलांसिंग का रुझान भी हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। जो इंडस्ट्री है इसमें पाकिस्तान में डॉलर्स आ सकते हैं और आ रहे हैं, तो इनको फैसिलिटेट करना बहुत जरूरी है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वजीर अमीनुल हक साहब ने। अमीनुल हक साहब, आपको खुशामदीद करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर, हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि आजकल ये रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है फ्रीलांसिंग का, लेकिन उसके साथ साथ इनके मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं और इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होना बहुत जरूरी है। तो सर, इसके लिए क्या किया जा रहा है आईटी मिनिस्ट्री की जानिब से? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी समझती है कि आईटी कंपनी के साथ साथ मेरा ख्याल है कि फ्रीलांसर भी ये पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और इसीलिए हम इनको फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी हमने क्या किया, हमने जो इनके मसाइल थे, मसलन अगर आप देखते कि स्टेट बैंक के साथ मसाइल जन्म ले रहे थे, एफबीआर के साथ थे, हमने इन एफबीआर को भी साथ बैठाया और साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी साथ बैठाया, आईटी कंपनीज की जो रिप्रेजेंटेटिव है पाशा, इनको भी साथ बैठाया। हमने 3 चीजें रखी। हमें पता है कि इनके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है। नंबर 1, इनका बैंक अकाउंट खुलना मसाइल को जन्म देता है, तो हमने कोशिश कर रही कि स्टेट बैंक के दिन इनके मसाइल को हल किया जाए। इसी तरीके से पैसे बाहर से वापस लाना, उस पर इतने सारे सवालात होते हैं कि मुश्किलात जन्म लेती हैं। यस, हमारी ख्वाहिश है कि इन मामलात को भी हल किया जाए। और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी
जो प्रॉब्लम आ रही थी, हमारी ख्वाहिश थी कि इसमें नौजवानों के साथ साथ खवातीन को भी इन्वॉल्व किया जाए, और इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ती चली जा रही है। और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी क्या करने जा रही है, अब मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एक फ्रीलांस पॉलिसी भी बनाने जा रही है, आखिरी स्टेज पे आ चुकी है, तमाम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया, उनके मशावरे से, उनकी सोच के साथ अब आगे बढ़ने जा रहे हैं। और हमने अभी जो हफ्ते 4 या 5 दिन पहले हमने एक बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग की जिसमें तमाम स्टेक होल्डर को बुलाया था, और हमने इनके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी की कि अगले 10 साल तक के लिए फ्रीलांसर को टैक्स एग्जेम्प्ट दिया जाए, और साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि आजकल मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है या ब्लॉकचेन है, हम इसके साथ साथ बेसिक चीज़ें उसके ऊपर भी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। मसलन वेब इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी है, इसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम समझते हैं कि नए नए बच्चे आते हैं, ओकाड़ा से आते हैं, खैरपुर से आते हैं, फाटा से आते हैं, उनकी स्किल डेवलप करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, बिजनेस एथिक्स को डेवलप कर रहे हैं, उनकी टीम लीडरशिप को डेवलप करने के लिए हमने प्रोग्राम रखा हुआ, कस्टमर हैंडलिंग के प्रोग्राम रखा हुआ है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी प्रोग्राम रखा हुआ है। हमारी ख्वाहिश है कि ये बच्चे जब नौजवान आते हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है, और ये करते क्या है कि $100 से अपना काम शुरू करते हैं और $5-5 हज़ार डॉलर तक चले जाते हैं। तो हम इन्हें सपोर्ट करेंगे, हम इन्हें लेके चलेंगे, अच्छे तरीके से जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि बेहतरी आ सकती है। अमीन साहब एक सवाल जहन में आ रहा है कि मुझे सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ मैं कि जितने भी फ्रीलांसर्स हैं उनको कहाँ कुशन मिल रहा है, उनके तो अकाउंट तक नहीं खोलते, तो उनके लिए कुशन कैसे क्रिएट करेंगे आप? नहीं, यस, हमने जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को साथ बैठाया, FBR को बैठाया, और हमने इनके साथ मुसलसल ना सिर्फ कराची में, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में, इस्लामाबाद में मीटिंगें की, और उन्हें बताया है कि जो बुनियादी चीज़ें जो स्टेट बैंक अपने जो कमर्शियल बैंकों के साथ देता है कि KYC, नो योर कस्टमर, हमने उनसे कहा है कि यस, नो योर कस्टमर, बिल्कुल आप मालूमात लें, उनको शनाख्ती कार्ड जमा करें, लेकिन जब ये $100, $500 या $1000 बाहर से आता है, इसके ऊपर वो सवाल जवाब नहीं होना चाहिए, और उनको फ्रीलांसर के तौर पे तस्लीम करें। अब ये कंसेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह कल्चर डेवलप्ड हो रहा है, बैंक के जो मैनेजर्स हैं वहां तक मैसेजेस जा रहे हैं, तो ये चीजें अब बेहतरी की तरफ जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमने क्या किया, तो हमने समझते हैं कि ये एक्सेप्टेंस का इशू है, मैं समझ दैट द पॉइंट। मेरा ख्याल है कि होता क्या है माया के हम जब स्टेट बैंक के प्रेसिडेंट से बात करते हैं, और इसी तरह गवर्नर से या डिप्टी गवर्नर से बात करते हैं, वो बड़े ओपन माइंड कहते हैं जी अभी हम ऑर्डर इशू करते हैं, लेकिन जब ये ऑर्डर नीचे जाता है तो बैंक मैनेजर तक नहीं पहुंच पाता है। हमने ख्वाहिश कर रहे हैं कि हर जगह जो हम सेमिनार कर रहे हैं, हम अब सेमिनार करके उनको बावर करा रहे हैं। तो सर यही वाली बात है ना कि अगर एक्सेप्टेंस ऊपर से जा रही है और नीचे तक जब पहुंचती है वहां से एक्सेप्टेंस नहीं होती, इवॉल्व नहीं होते, ग्रोथ की बात नहीं करते, तो उस जगह पर मॉनिटरिंग को लेकर आपका, क्योंकि रेवेन्यू आपका नेक्स्ट ईयर से अब तक क्या था और नेक्स्ट ईयर का टारगेट क्या है, वो बहुत डिपेंड करता है इस एक्सेप्टेंस को लेकर कि अगर नीचे लेवल तक एक्सेप्टेंस नहीं हो गया अमीन साहब, तो फिर आगे नेक्स्ट ईयर की हम ग्रोथ क्या देखते हैं? माया यू आर 100% करेक्ट, बिल्कुल आप सही कह रही। हम जो बार बार सेमिनार करते हैं हर शहरों में, हम बड़े शहरों से निकल के अब सेकंड टियर ऑफ द सिटी और थर्ड टियर ऑफ द सिटी में भी जा रहे हैं, अपने लोगों को बैठा रहे हैं, सब जा रहे हैं। इसीलिए हमने टारगेट भी सेट किया है। हमारी ख्वाहिश ये है कि 2023 में जब हमारी हुकूमत खत्म हो रही होगी तो हम जो फ्रीलांसर से कोशिश होगी कि इंशाल्लाह ताला $3 बिलियन तक लेकर जाए, और ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ा अमाउंट होगा। इसको हासिल करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कमर्शियल बैंक और जो FBR है, इन तमाम लोगों को एक पेज पर होना होगा। इसीलिए हम मुख्तलिफ सेमिनार मीटिंगें करके इनको बावर करा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जिस तरीके से स्लोली आप देखें कि फ्रीलांस के जो जिसे कहते हैं कि अमाउंट में इजाफा होता चला जा रहा है। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा सवाल किया, और क्या टारगेट्स हैं, सवाल से आप बता रहे हैं टारगेट सेट जरूरी है क्योंकि IT इंडस्ट्री बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रही है और कर सकती है, इससे बहुत फायदा हम उठा सकते हैं। साथ ही सर आपके पास टेलीकम्युनिकेशन का महकमा भी है, मैं आपसे ये भी सवाल आज करना चाहता हूं कि हम एक तरफ बाज़गश देख रहे हैं 5G की, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि नेटवर्किंग हमारी जो है वो उसमें बहुत ज्यादा शिकायत आ रही हैं। सर इन शिकायत को दूर करने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से इन्हें हल करने का सोचा जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नेटवर्किंग की भी। जी बिल्कुल शाजिब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अगर हम बड़े शहरों को देखते हैं तो बड़े शहरों में ऐसा सच के प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम छोटे शहरों की तरफ जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि यस कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम है, ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम है।
आप देखिए कि पिछले 3 साल में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने लगभग 31 अरब रुपए अनसर्व अंडर सर्व एरियाज के लिए, सेकंड टियर ऑफ द सिटी एंड द थर्ड टियर ऑफ द सिटी के लिए खर्च कर रही है। हमारी क्या ख्वाहिश है कि खैरपुर का बच्चा हो, शिकारपुर का बच्चा हो, भावलनगर का हो, भावलपुर का हो, राजनपुर का हो, फाटक एरिया में रहता हो, नसीराबाद हो या डेरा बुक्टी में हो, उन तमाम नौजवानों को डिजिटल दुनिया से मंसलक करना मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की जिम्मेदारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 31 अरब रुपए बला तफरीक रंग नस्ल जिसे कहते हैं कि तमाम पाकिस्तान के इलाकों में खर्च कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जिस अंदाज से हमने इन्वेस्टमेंट किया, अब इसका रिजल्ट जो है आपको इस साल जून से नजर आना शुरू हो जाएगा। एक खामोश इनकलाब इन तमाम छोटे शहरों में अनसर्व अंडर एरियाज में आना शुरू होगा। ब्रॉडबैंड की फैसिलिटीज भी बेहतर होती चली जाएगी, इसी तरह 4G की कनेक्टिविटी भी बेहतर हो जाएगी। आप ये सुनकर खुश हो गए कि हर महीने 1.4 मिलियन 4G की पेनिट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं। जब 4G की सूरत हाल बेहतर होगी तो हमारी तैयारी क्या है, दिसंबर में, जनवरी में इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 5G को भी लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। हमने हर महीने बाकायदगी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ आईटी तमाम टेलकॉस कंपनी के साथ बिल्कुल सर, आप ये बड़ी अच्छी कोशिश बना रहे हैं। अगर इसी तरीके से 5G लॉन्च भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उम्मीद करते हैं कि आईटी इंडस्ट्री हमारी इसी तरह ग्रो करे। लेकिन सर ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा इस तरफ भी आ जाता हूं, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाता हूं कि आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट सामने आई है सालाना, उसमें यह बताया जा रहा है कि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि पीटीआई हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे एहतसाब के और खास तौर पर जो करप्शन है उसके खात्मे के, सर वो तो धरे के धरे रह गए। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन इंडेक्स में सब कुछ बता दिया है कि हम तो तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, हम तो बहुत नीचे चले गए हैं इसमें। जी, मैं आपके कुछ देर पहले रिपोर्ट देख रहा था, गालिबन 124 से हम 140 पे स्लिप कर गए हैं। यस, एक बहुत अच्छी खबर नहीं है यकीनन। मैं समझता हूं कि काबीना इसको देखेगी, डिस्कस करेगी, जिनकी जिम्मेदारी से उनसे बात प्रस की जाएगी। बट एज फार एज द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इज कंसर्न, ट्रस्ट मी, हमने 3 असूल अपने मिनिस्ट्री में जिसे कहते हैं मुतारिफ कराया हुआ। नंबर 1, ऑल डिसीजन वी आर टेकिंग प्योरली ऑन मेरिट, सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे फैसला। नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी। आप चैनल 92 पाकिस्तान के बड़े चैनल में शुमार होता है। आप किसी भी रिपोर्टर को, जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है, मेरे ऑफिस भेजिए, कोई भी फाइल चेक करना चाहते हैं फाइल चेक करें, हमने मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी रखी हुई। और नंबर 3, आज जो अगर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की जो आपने बताया कि फ्रीलांसिंग में बेहतरी आ रही है, आईटी एक्सपोर्ट में बेहतरी आ रही है, कनेक्टिविटी में बेहतरी आ रही है, तो क्या है वो हमने 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन रखा। भाई 3 असूलों को लेकर आगे चल रहे हैं, तो मैं समझता हूं मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का आप परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने मिनिस्ट्री के शफाफियत हो और ऐसे ही हमारे करप्शन का खात्मा हो, हम तनज़्ज़ुली का शिकार ना हो रिपोर्ट में, बल्कि हम इसमें बेहतरी लेकर आए। सर बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, सबसे पाकिस्तान में इस अहम मामले पर गुफ्तगू कर रहे हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। और बहुत सारी चीजें आपने हमें बताई। सर शाहजेब में बहुत एक्साइटेड हैं अगले साल की ऑब्वियसली आईटी इंडस्ट्री को ग्रोथ देखने के लिए, और सबसे ज्यादा हम परेशान होते हैं फ्रीलांसर्स के लिए। तो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड कि उनकी तरफ से बहुत अच्छी खबरें आएंगी, और हो सकता है इस वक्फे के बाद हम लोग स्कर्दू जा रहे हो, लेकिन पता नहीं, अभी फ्लाइट कंफर्म करूंगी मैं। तो इस वक्फे के बाद रहेगा हमारे साथ सूबे पाकिस्तान में, कर रहे हैं हम आपके पाकिस्तान में हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। और शाहजेब और माया कर रहे थे आपका इंतजार सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अभी और भी बहुत सारी बातें आपको बतानी है, क्योंकि मिनी बजट जिसका हमने इतना जिक्र किया और उसके बारे में इतनी आपको अपडेट्स दी है, मिनी बजट से अगर बात करें तो चीजों की महंगाई जो है वो जुड़ी हुई है। क्या क्या चीजों में जो है वो अशियाओं में कहाँ इजाफा हुआ है, आवाम किस तरह महंगाई का शिकार हो रही है। और आज जो हम बात कर रहे थे कुछ दिन पहले कि थोड़े से पैसे बचाकर हम जो है कच्चा सा मोबाइल भी ले लेंगे, सोचा ही था मोबाइल खरीद लो, लेकिन अब मैंने फैसला अपना वापस ले लिया। Exactly. इंपोर्टेड ब्रांड्स हैं, खास तौर पर जब बड़े ब्रांड्स हैं, उन बड़े ब्रांड्स की जो कीमतें हैं वो आसमानों पे पहुंच चुकी हैं। और अगर हम बात करें कि ये वैसे इस्तेमाल की चीज है और बहुत जरूरी चीज है आजकल मोबाइल फोन, और इसमें अब आपके पास चॉइस बिल्कुल नहीं बची है, क्योंकि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उनके मोबाइल फोन की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। इट्स नॉट लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। क्योंकि हुआ क्या है, अगर फर्ज करें आपको एक मोबाइल जो आप बहुत फर्ज करें 1-1.5 लाख रुपए, जो बड़े अच्छा महंगा मोबाइल ना, 1-1.5 लाख तक का तो महंगा मोबाइल ही होता है, वो आपको 1-1.5 लाख में अब नहीं मिलेगा, वो चला जाएगा कोई 2
2-2.25 लाख तक का। नहीं, और वजह एक और भी है। अभी देखें, हम पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे आईटी इंडस्ट्री की। बिल्कुल। अब देखें, आईटी इंडस्ट्री को अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं, उसमें आप चाहते हैं कि हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं वो आगे बढ़ के काम करें, अगर इसी तरीके से जो आपके बुनियादी जरूरत की जो आईटी से रिलेटेड कह लें या टेक से रिलेटेड चीजें हैं, मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, अगर इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी तो आप फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दुनिया के साथ कम्पीट कैसे करेंगे? वो किस तरीके से अपने महंगे जो अच्छे ब्रांड्स के फोन्स हैं या बाकी चीजें हैं, इक्विपमेंट है, वो कैसे खरीदेंगे? तो बस मैं अपनी वालदा को भी कह दूंगी, बहुत दिनों से कह रही है नए मोबाइल के लिए, मैं कहूंगी सॉरी, एक आम आदमी के लिए मोबाइल फोन लेना बहुत मुश्किल है, बहुत ही इम्पॉसिबल होता चला जा रहा है। और दूसरी जानिब जो ताजिर हैं वो भी परेशान है, वो ये कह रहे हैं कि जो मोबाइल फोन्स हैं उसकी जो फरोख्त है उसमें कमी आ गई है, जो सेल है वो कम हो गई। जाहिर बात है, जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो खरीदना कम कर देते हैं, और ज़ाहिर लोग ऑलरेडी इतने परेशान हैं महंगाई से, तो फिर वो कहते हैं चलो अभी छोड़ देते हैं। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए आज सदर इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन मौजूद है मोहम्मद रिजवान इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, शामिल होने का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में। ये बताइए कि मिनी बजट ने कौन कौन से मोबाइल फोन्स कितने फीसद महंगे कर दिए? जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। महंगे जो नहीं है, ये तो एक तूफान है। आप जो एक आईफोन की ड्यूटी जो थी तकरीबन कोई 37,000 रुपए थी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज जी 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 प्लीज जवाब एक सेट जो था जिसकी ड्यूटी आईफोन की वो तकरीबन 37,000 रुपए थी, अभी वो 85,000 रुपए ड्यूटी कर दी गई है। जरा जुल्म तो देखें आप। जी, 85,000 ड्यूटी। किसी ने 15 तारीख को अगर किसी ने मोबाइल फोन लिया, अगर वो ड्यूटी भरने जा रहा है तो उसको जो 37,000 रुपए उसने ड्यूटी भरी थी, तो कह रहे हैं कि आप जो है दोबारा आप जो है ड्यूटी भरेंगे जो 80,000 रुपए करीब होगी। तो आप समझ सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक विजन किया था कि पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान करेंगे। ये डिजिटल पाकिस्तान नहीं हो रहा, ये जाहिल पाकिस्तान की तरफ लेके जा रहे हैं लोग। दुनिया में लोग 5G इस्तेमाल करते हैं 80 से 90% लोग, यहाँ अभी तक 3G भी इस्तेमाल नहीं हो रहा पूरी तरीके से। ये किस तरह आप लोगों को लेके जा रहे हैं? आप लैपटॉप है, लैपटॉप पे आपने 5% सेल्स टैक्स लगा दिया आपने। जो एक आदमी आप जो है छोटा आदमी, आज समझ सकते हैं कोरोना का सिलसिला चल रहा है, जो लोग काम करेंगे लैपटॉप पे वो किस तरह बर्दाश्त करेंगे? आपने सोलार पैनल पे जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में बिजली नहीं है उसमें आपने 17% सेल्स टैक्स लगा दिया। ये क्या, ये तो जरूरत है जिंदगी की चीजें। ये आपने खुद बोला लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है, ये कौम की जरूरत है। आप किस तरफ धकेल रहे हैं आप? हम बार बार क्योंकि रिजवान साहब अब हम बात कर रहे हैं हाई टेक की, हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, आईटी इंडस्ट्री की। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं, हमारे नौजवान हैं, उसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, तो इन तमाम चीजों की उनको जरूरत है। मोबाइल फोन्स उनको चाहिए, उनको बेहतरीन लैपटॉप चाहिए, सबसे एडवांस वर्जन भी उसके चाहिए। तो सर अब जरा हमारे साथ शेयर कीजिएगा कौन से मोबाइल फोन्स हैं जिनमें इजाफा हुआ है, और साथ में ये भी बता दीजिएगा कि क्या जो लोकल फोन्स बन रहे हैं, लोकली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उनकी कीमतें वही बरकरार रखी गई हैं? देखिए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ज्यादातर जो है वो $100-150 की कीमत के होते हैं। यहाँ हम जो चाहते हैं, जो 5G इस्तेमाल होता है वो बड़े सेटों में इस्तेमाल होता है, और वो चीजें दुनिया में इस्तेमाल की जा रही हैं। आप लोगों को जो है एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाएं, पढ़े लिखा पाकिस्तान की तरफ लेके जाएं। आप क्या चाह रहे हैं? ये दुनिया में ये लोगों को जो है फैसिलिटेट किया जाता है, फैसिलिटी दी जाती है। आप देखिए, एक मोबाइल से एक आप जो है खाना भी बेचते हैं, एक मोबाइल से आप टैक्सी भी चलाते हैं, एक मोबाइल से आप मोटरसाइकिल भी चलाते हैं। ये तो रोजगार का जरिया है। ये अब रोजगार की जरिया छीन रहे हैं उनसे लोगों से। हम कह सकते हैं कि रोजगार जुड़ा लोगों का। और अभी आईटी मिनिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो 5G का जिक्र कर रहे थे कि वो आ जाएगा, तो वो आ तो जाएगा, लेकिन इस्तेमाल करने कंज्यूमर कौन सा होगा? कंज्यूम कौन करेगा? उसको यूज कौन करेगा? डिमांड तो है, लेकिन कंज्यूमर के पास उसकी पहुंच से बाहर ही है एक मोबाइल फोन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही है, यही चीज है। एक पहुंच से बाहर होगा तो किस तरह चलेगा? आप अब वो जो है पुराना मोबाइल लेगा, पुराने मोबाइल में कोई फॉल्ट है, कोई प्रॉब्लम है। अब दुनिया जो है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जानी चाहिए, हम जो है वही पुराने मोबाइल की तरफ जा रहे हैं। ये क्या सिलसिला कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट को कौन फैसिलिटेट कर रहा है, गवर्नमेंट को कौन ये जो है एडवाइस करता है कि इस तरह चीजें करें आप। एक जो आपको गवर्नमेंट टैक्स जो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ये मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, ये सोलार आपको ज्यादा ज्यादा टैक्स दे रहा है, उसी को आप दबा रहे हैं। जो टैक्स नहीं देता आप उनकी तरफ जाए ना, जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं को दबा रहे हैं। क्या किस तरह कर रहे हैं आप गवर्नमेंट? बिल्कुल उन्हीं को दबाया जा रहा है। अच्छा यहाँ पर मुझे ये बताइएगा रिजवान साहब, मैं मुतवस्सित तबके की बात करूंगा, या जो हमारे सैलरीड लोग हैं जो कि ख़रीदना चाहते हैं मोबाइल फ़ोन, और वो चाहते हैं कि उनके मोबाइल फ़ोन में तमाम वो ऑप्शंस हों जिसकी आजकल ज़रूरत है, और जो सबसे एडवांस्ड ऑप्शंस हैं, चाहे वो हम 4G की बात करें, 5G की बात करें, या दीगर ऑप्शंस होती हैं, तो वो कितने पैसों में कौन सा फ़ोन ख़रीद सकते हैं जो उनको मिल सकता है, और कम से कम उसकी प्राइस क्या हो सकती है? देखिए, कम से कम तो अब खत्म हो गया। एक जो 35,000 था
उसमें 17% सेल्स टैक्स लग गया। आप समझ सकते हैं वो तकरीबन कोई 40,000 का हो गया। एक सेट जो 50,000 का था वो 58,000 का हो गया। एक सेट जो 1 लाख का था वो 1,17,000 रुपए का हो गया। ये और अब तो जो आईफोन है, आईफोन तो आप जो सोच ही नहीं सकते, वो सिर्फ जो है वो सिर्फ अमीर तबका इस्तेमाल करेगा। आम आदमी जो आपका आप मैं होते हैं, आम आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप आईफोन जो अमीर है सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकेगा और कोई नहीं कर सकेगा। यानी कि जो एक आम आदमी है ना इस वक्त रिजवान भाई, मेरा ख्याल है उसकी पहुंच से भी दूर है और अब वो ख्वाब देखना भी छोड़ दे, क्योंकि 37,000 वाला अगर आपने ड्यूटी देनी थी तो वो 85,000 की ड्यूटी देगा। 85,000 उसके लिए बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि 37,000 भी उसने किस तरह जमा किए होंगे, या बकिया जो मोबाइल के पैसे जो बेसिक होगा उसका वो किस तरह से जमा किया होगा, ये वही जानता है। और अब वो वाली बात है कि आप अपनी नौजवान से, अपनी नेसेसिटी, अपनी बच्चियों से, अपनी नस्ल से, अपनी कौम से, वो जो पूरी दुनिया जिस पर ग्रोथ हो रही है, जिस तरह लोग जो है पूरी दुनिया में ई बिजनेस की और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर जो है आम आवाम की पहुंच से जो है वो इस तरह दूर कर दिए गए हैं बेसिक्स बेसिकली। बिल्कुल। मोहम्मद रिजवान इरफान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सबसे पहले पाकिस्तान में ज्वाइन किया और शाम मौजू पर बातचीत हुई और हमें एटलीस्ट ये पता लग सका कि अब फोन खरीदना भी बहुत मुश्किल है। तो अगर आप IT इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं या इवन आप वैसे भी फोन के यूजर्स हैं और आप अच्छा फोन इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं, तो आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है अगर आप फोन खरीदने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने सबसे पहले पाकिस्तान में ज्वाइन किया। और जब हम देखते हैं कि हम महंगाई का जिक्र कर रहे हैं, चीजें महंगी होती हैं, हमारा ज़हनी दबाव बढ़ता है। जब महंगाई होती है तो हम परेशान होते हैं और इसी तरीके से हमारी मेंटल हेल्थ बहुत मुतासर होती है। माया, बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज मेंटल हेल्थ अगर आप नहीं समझ रहे इसको कि कितनी ज़रूरी चीज़ है हमारे आज के वक्त में, चाहे आप कहीं काम कर रहे हों, आप कहीं पढ़ रहे हों, आप कहीं शादी कर रहे हों और आप कहीं रह रहे हों, पुट योर सेल्फ फर्स्ट। मेंटल हेल्थ बहुत बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में ज़हनी अमराज, प्लीज़ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे कि बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ ज़हनी आर्ज़ों में मुब्तला अफराद की तादाद 23 लाख से तजावज़ कर चुकी है और ये मुसलसल बढ़ती जा रही है। उसमें हम देख रहे हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स ये मुख्तलिफ सर्वेज हो रहे हैं जिसमें सामने आ रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि बेरोज़गारी है, फिर साथ में जो महंगाई है, इन सब से परेशान होकर जब लोग सर्वाइवल के बारे में सोचते हैं और अपनी ज़िंदगी कुछ बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं, क्योंकि वो अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे होते, वो अपने जो एम सेट करते हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे होते। इस वजह से उनकी परेशानियों में इजाफा हो जाता है। तो आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि कोई भी ज़हनी दबाव या जो आपके ज़हनी अमराज हैं उसमें पाकिस्तान में जो मुसलसल इजाफा हो रहा है, उसकी ख़ास वजह क्या है या उसकी वजूहात क्या हैं, उसको किस तरीके से हमें हैंडल करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं जो बच्चे हैं उनके ऊपर ज़हनी दबाव बहुत बढ़ता जा रहा है। इवन जो यंगस्टर्स हैं उन पर ज़हनी दबाव बढ़ रहा है, वो अपनी जॉब्स के लिए बहुत परेशान रहते हैं, अपने रोज़गार के लिए परेशान रहते हैं और इसी तरीके से वो ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं। तो इसी मामले पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है माहिर ज़हनी अमराज शर्मीन खान साहिबा ने। शर्मीन साहिबा, बहुत शुक्रिया, शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। शर्मीन साहिबा, जिस तरीके से हम ज़हनी दबाव की बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि जैसे कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में 23 लाख अफराद ज़हनी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, ये फिगर क्यों बढ़ता जा रहा है? सबसे बड़ी वजूहात इसकी क्या है जो आप समझती हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुझे लगता है कि ये जो फिगर है जो ज़हनी अमराज का है, इससे कई ज़्यादा लोग हैं जो ज़हनी दबाव का शिकार है पाकिस्तान के अंदर। ये फिगर थोड़ा सा कम इसलिए है क्योंकि वो लोग जो अस्पतालों तक पहुंचते हैं वो ज़हनी बीमारी का शिकार होते हैं और ज़हनी बीमारी में जब नौबत आती है कि उन्हें लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते, तब वो जाकर नफ्सियाती इलाज करवाते हैं। ज़हनी दबाव एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि एक हद तक हम सब उससे मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि ख़ासकर पिछले 2-3 सालों में जो कोरोना की वजह से, वबा की वजह से जो दुनिया बदली है, उसने हम सबको किसी ना किसी तरह मुतासर किया है, इम्पैक्ट किया है। अब ये है कि शर्मीन साहब बताइएगा कि हम इसको जज कैसे करें, अपने आप को असेस कैसे करें कि हम ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हैं या हमारी मेंटल हेल्थ मुतासर हो रही है? हम अपने आप को किस तरह देखें कि हम बेहतर बना सकते हैं, या हम उसको जब वो इनिशिएट हो रही हो ये चीज़, उसी वक्त उसको रोकने के लिए हम कुछ इकदाम उठा सकें और अपनी मेंटल हेल्थ बेहतर कर सकें? जो स्ट्रेस होती है वो किसी ना किसी वक्त हम सबको फील होती है, बेशक वो बेरोज़गारी की हो, महंगाई की हो, कुछ भी ऐसी चीज़ की हो। कुछ स्ट्रेस हमारी होती है, कुछ स्ट्रेस सोशल लेवल पे होती है कि मिसाल के तौर पे ख़बरनामा देख के स्ट्रेस में आ जाना कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। इसको हल करने के लिए कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे
आपको बुरा महसूस हो रहा है या थकन महसूस हो रही है या लग रहा है कि गुस्सा आ रहा है, तो अपने आप के साथ बैठना एक चीज़ है जिसके लिए आज हमारे पास वक्त नहीं होता आजकल। अपने आप के साथ बैठना, हम कुछ भी कर रहे होते हैं, गाड़ी में भी बैठे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, हमारे हाथ में फ़ोन होता है, तो अपने आप के साथ बैठना, अपनी सोचों पर गौर करना, अपने आप के साथ एक रिश्ता कायम करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें इतना ज़हनी दबाव ना हो। शर्मीन साहब, जैसे कि आप जिक्र भी कर रही है ना वो कि न्यूज़ हम सुन रहे होते हैं, हम तो पूरी कोशिश करते हैं हम सबसे पहले पाकिस्तान में पॉजिटिव खबरें दें। हमें तो फीडबैक भी यही आता है कि हम अच्छी अच्छी खबरें करते हैं और हर खबर को अगर वो स्ट्रेस वाली भी हो उसको भी हम जो है ना वो अच्छे अंदाज से, ऐसे अंदाज से करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शर्मीन, एक सवाल जहन में आ रहा था और वो ये था कि हम आपने अभी जिक्र किया, इस तरह हम अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। क्या हम अपने आप की इम्पोर्टेंस को खो चुके हैं? क्या अपने आप को, हमने कहते हैं ना कि यू डू नॉट पुट योरसेल्फ फर्स्ट, have we started putting other people's opinion first than putting your own mental health first? क्या लगता है कि लोगों की जो सोचें हैं, लोगों की जो बातें हैं, लोगों का जो फीडबैक है आपको लेकर, उसको हमने ज़्यादा जो है वो अहमियत दे दी है या क्या रीज़न हो सकता है? एक जो सबसे आई थिंक हर घर में जो जुमला है जो सब सुनते हैं वो है लोग क्या कहेंगे। और जब हम लोगों को अपने ही ओपिनियन के ऊपर एक जगह दे देते हैं तो हम अपने लिए जगह कितनी छोड़ते हैं हमारी ज़िंदगी में। कोई 30 साल पहले हम जितना भी औरों के बारे में सोचते थे, कुछ भी करते थे, हम फिर भी कहीं ना कहीं अपने लिए वक्त निकाल देते थे कि हम अपने ऊपर गौर व फिक्र कर सकें। दुनिया बहुत तेज़ हो गई है, बहुत बदल गई है, क्लासेस ऑनलाइन हैं, सब कुछ हमेशा एक ही वक्त पे हो रहा है। तो अब वो जो मैं का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, उसके लिए वक्त निकालना पड़ता है, जो एक पहले नेचुरली खुद से आ जाता था। शर्मीन, आपने बहुत बात कही वाकई में कि जो मोबाइल फोन्स हैं, बहुत बहुत दुख होता है अगर जब आप अपने घरों में देखें, आप किसी कमरे में दाखिल हो, उस घर में बच्चे मोबाइल, बड़े मोबाइल, ज़ईफ मोबाइल, एक ही कमरे में बैठे हुए वो रिश्ते जो आप बकौल आपके कुछ सालों कबल जो है उनमें रिश्ता था, वो बातचीत होती थी, एक बहाना होता था टेबल पे खाना खाने का, प्लेटें उठाकर अपने मोबाइल्स को लेकर एक अलग सिस्टम हो चुका है। ये किस तरह का जो है, इसका क्या हल क्या है आपकी नज़र में? इसका हल है जिस तरह आप लोग पहले भी बात कर रहे थे कि ज़हनी दबाव क्यों है। दो चीज़ें हैं, एक तो रूटीन होना कि पता होना कि सुबह को मैंने ये करना है, दोपहर को ये, शाम को ये, और दूसरा सेहतमंद ताल्लुकात कायम करना। कि इसका ये मतलब नहीं कि आप 24 घंटे साथ बैठे हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ हों, वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मगर जो वक्त साथ गुजारें कि अगर बैठ के खाना साथ खा रहे हैं, बैठ के शाम को काम के बाद साथ बैठ रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसा वक्त लेना जहाँ टीवी भी बंद है, फ़ोन भी साइड पे है और गुफ्तगू कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने रिश्तों को भी फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, तो फिर उसमें चिढ़ भी होती है कि क्यों बात करें, मैं गेम ये की आपने बात ज़बरदस्त। इसीलिए मुझे पाकिस्तान की फिल्म्स बहुत अच्छे लगते हैं कि हम सब लोग मिलजुल कर बैठते हैं, बातचीत करते हैं। उसमें आई थिंक मेरे ख्याल में मेरा ये परसेप्शन है कि आपका काफी ज़हनी दबाव कम होता है, आप एक दूसरे से अपनी चीजें शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप आइसोलेट रहेंगे और आपका सोशल लाइफ कम होगी, इवन आपकी अपनी फैमिली के अंदर, तो उसका नुकसान आपको बहुत होता है। बहुत शुक्रिया माहिरा ज़हनी अमराज और शर्मीन खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इस मौजू पर बात कर रही थी। बहुत शुक्रिया, वाकई बहुत अच्छी बात आपने रेस की। और मैं क्या चाहते भी शाहज़ेब वाली बात को कंटिन्यू जरूर करना चाहूंगी। उन्होंने बात की, शाहज़ेब क्या वाकई हमने अपने रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया? क्या वाकई हमें उन रिश्तों की अहमियत खत्म हो गई है कि जिनके साथ हम आज मौजूद हैं, पता नहीं कल को हमें वो वक्त मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसलिए वही वाली बात है कि हर दिन सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम कोशिश करते हैं आपको फिर याद दिलाएं उस अहमियत की, और वो है कि हमें मास्क पहनना है, वो है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, वो है कि हमें वैक्सीन लगवानी है, और वो है कि हमें बूस्टर भी लगवाना है। दीजिए शाहज़ेब को और माया को कल तक के लिए इजाजत। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।